नमस्कार दोस्तों। तो मॉडर्न हिस्ट्री भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई क्लास। जैसा कि मैंने कांग्रेस के अधिवेशन में बताया कि भाई आगे वाली क्लास में हम बंगाल का विभाजन बताएंगे। बंगाल का विभाजन तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो बंगाल विभाजन को लेकर होगा। बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, ठीक है। तो भाई इससे पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें। हिस्ट्री आपकी तब समझ में आएगी जब आप रेगुलर वीडियो देखेंगे। मतलब बंगाल विभाजन पढ़ने से पहले आपको कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ने होंगे। बंगाल विभाजन पढ़ने के बाद स्वदेशी आंदोलन चलेगा। स्वदेशी आंदोलन के बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चलेंगे, क्रांतिकारी घटनाएं चलेंगी। क्रांतिकारी घटनाओं के बाद कांग्रेस का सूरत विभाजन होगा, पार्लियामेंट सुधार आएगा, फिर बंगाल विभाजन रद्द होगा, भारत की राजधानी परिवर्तन होगी, फिर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा 1914 में। 15 में महात्मा गांधी भारत लौटेंगे। 16 में लखनऊ अधिवेशन, होम रूलिंग आंदोलन चलेगा। 17 में रॉलेट एक्ट आएगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर 20 में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, 22 में चौरी चौरा कांड होगा, मुस्लिम लीग अलग हो जाएगी कांग्रेस से। आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ क्रांतिकारी घटनाएं होंगी। 24 में काकोरी ट्रेन डकैती होगी, 25 में 24 में नहीं 25 में होगी। नेहरू रिपोर्ट आएगी, साइमन कमीशन भारत आएगा, ठीक है। और फिर सामान्य अवज्ञा आंदोलन चलेगा, गोलमेज सम्मेलन चलेंगे, गांधी अरविंद समझौता होगा, ठीक है। पूना एक्ट होगा, मतलब पूना पैक्ट होगा। इसके बाद आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह चलेगा, अगस्त प्रस्ताव भारत आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा, दूसरा विश्व युद्ध चलेगा। तो यहाँ पे हम लगभग खत्म कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का शेड्यूल है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर मैंने बताए ये ऐसे ही चलते रहेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, एक साथ तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाई आज हम चर्चा करने वाले हैं बंगाल विभाजन पे। मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, सवाल आता है राष्ट्रीय आंदोलन कब से शुरू हुआ और कब तक चला। 1885 में शुरू होता है, 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन जो है चलता है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में शुरू होता है और 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन चलता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण थे। प्रथम चरण 1885 से 1905 तक, ये पूछे जाते हैं। दूसरा चरण 1905 से, शायद मैंने पीछे वाले वीडियो में यहाँ पे इसकी थोड़ी गलत बता दी थी, 1915 लिख दिया था, ये 1919 है। जो भी देख रहे हैं वो सही कर लें इसको। इसके बाद तीसरा चरण चलता है 1919 से 1947 तक। तो जो दूसरा चरण है ना वो 1905 से 15 तक नहीं है, बल्कि 1905 से 1919 तक है, दूसरा वाला चरण। राष्ट्रीय आंदोलन में कुल कितने चरण है? राष्ट्रीय आंदोलन में 3 चरण। 1885 से 1905 तक पहला चरण, 1905 से 1919 तक दूसरा चरण, और 1919 से 1947 तक तीसरा चरण। जो 1885 से 1905 तक का चरण है इसको बोलते हैं उदारवादी चरण। उदारवादी। जो 1905 से 1919 तक है इसको बोलते हैं उग्रवादी। उग्रवादी बोलते हैं इसको। और जो तीसरा है 1919 से 1947 तक इसको बोलते हैं गांधीवादी। इसको गांधीवादी चरण बोलते हैं, ठीक है। जो उदारवादी चरण है इसको एक अन्य नाम देते हैं
उदारवादी कह सकते हैं या इसको नरमपंथी कह सकते हैं, नरमपंथी, उदारवादी या नरमपंथी चरण। उग्रवादी को उग्रवादी कह सकते हैं या इसको गरमपंथी चरण कह सकते हैं, गरमपंथी, गरमपंथी चरण। ठीक है। गांधीवादी को गांधीवादी चरण कहते हैं, इसका कोई अन्य नाम नहीं है। ठीक है। तो ये 3 राष्ट्रीय आंदोलन के पहलू हैं, या 3 हिस्सों में हम राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। तो भाई हमारा जो अब तक हम बात कर रहे थे 1885 और 1905, इनके बीच में हम कांग्रेस की स्थापना पढ़ी है। हमने कांग्रेस के अधिवेशन तो लास्ट कर दिए हैं, लेकिन हम सबसे पहले चरण से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो जो पहला चरण है, पहले चरण में कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तब से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। राष्ट्रीय आंदोलन भी तब से शुरू होता है और राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण भी तब से शुरू होता है। तो पहले चरण में कांग्रेस पर, यानी कि 1885 से 1905 तक, 1885 से 1905 तक कांग्रेस पर ऐसे लोगों का अधिकार था जिनके विचार बहुत ही नरम थे, जिनके विचार बहुत ही नरम थे और जिनका जनता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ऐसे लोग जो जनता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और जिनके विचार बहुत ही नरम थे। नरम विचार होने के कारण उन्हें नरमपंथी कहते हैं। इनमें कौन कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, WC बनर्जी। ऐसे लोग जिनके विचार बहुत ही नरम थे, जो जनता में विश्वास नहीं करते थे। वास्तव में जनता में विश्वास क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ये शहरों से और नगरों से बिलोंग करते थे। ये शहरों से और नगरों से बिलोंग करते थे, शहरों और राज्यों के थे, मतलब शहरों से और नगरों के लोग थे, गांव के लोग नहीं थे। ठीक है। तो गांव के लोग, आपने अक्सर देखा होगा, शहर के लोग जो हैं गांव के लोगों को पागल मानते हैं। तो उसी प्रकार ये आम जनता को पागल मानते थे। ये कहते थे कि ये किसान, ये गरीब जनता, ये क्या कर सकती है, ये ब्रिटिश सरकार पर कैसे दबाव बना सकती है। तो इनका जनता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ये नहीं जानते थे कि जनता को शामिल करके एक बड़ा आंदोलन चलाया जा सकता है, ब्रिटिश सरकार से स्वराज प्राप्त किया जा सकता है। इनका जनता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ये केवल ये मानते थे कि कुछ हम जमींदार या कुछ ऊंचे घर के लोग ही ब्रिटिश सरकार से स्वराज प्राप्त कर सकते हैं, बाकी किसान, आम जनता कुछ भी नहीं कर सकती। वो गरीब हैं, वो ब्रिटिश सरकार पर कैसे दबाव बना पाएंगे, ये इस बात को नहीं जानते थे। ना ही इनका भारतीय जनता में बिल्कुल भी विश्वास था। जो नरमपंथी उदारवादी थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका बिल्कुल भी जनता पर विश्वास नहीं था। एक बार गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा भी था कि बवंडरों से और विरोध से और जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कभी भी स्वराज प्राप्त नहीं होगा। इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी विचारधारा के नेता थे। जो नरमपंथी नेता थे या जो उदारवादी थे, उनके सबसे मुख्य नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बाल गंगाधर तिलक से कहा था, जो कि बाल गंगाधर तिलक थे, वो गर्मपंथी विचारधारा के नेता थे। गर्मपंथी नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इनमें मेन नेता जो थे, मुख्य जो थे, वो बाल गंगाधर तिलक। उधर नरम विचार वाले में जो मुख्य थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले। तो एक बार गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा था गर्म विचार वालों के लिए कि बवंडर करने से, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने से कभी स्वराज नहीं मिलेगा। स्वराज मिल सकता है तो ब्रिटिश सरकार का भक्त बन के ही मिल सकता है, ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर, ब्रिटिश सरकार को खुश करके, ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना करके। ठीक है, तभी हम स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी गोपाल कृष्ण गोखले की मान्यता थी। यह कह सकते हैं नरमपंथी विचारधारा वाले जो लोग थे, उनकी ऐसी मान्यता थी कि यदि हमें स्वराज प्राप्त करना है तो हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन या विरोध नहीं करेंगे।
कोई भी विद्रोह नहीं करेंगे, ना ही हम आंदोलन चलाएंगे। हम वर्ष में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन करेंगे, उस अधिवेशन में कानून के दायरे में रहकर हम अधिवेशन करेंगे और उस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से हम अपनी मांगे रखेंगे और धीरे धीरे हम ब्रिटिश सरकार को खुश करेंगे, ठीक है। और जब एक दिन ऐसा आएगा कि ब्रिटिश सरकार खुश हो जाएगी, और खुश हो जाएगी तो भैया ब्रिटिश सरकार हमें स्वराज भी दे देगी। इनकी मान्यता थी कि वर्ष में एक बार अधिवेशन करो, ब्रिटिश सरकार का विरोध मत करो, ब्रिटिश सरकार के तलवे चाटो। वास्तव में ये ब्रिटिश सरकार के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। ये उनके भक्त बने हुए थे जो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी, और मान लो कुल मिला के नरमपंथी नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, जो उदारवादी नेता थे। और एक बात और थी, ये पदों के भूखे थे, ये विधानसभाओं में पदों के भूखे थे। जो नरमपंथी नेता थे, इन्हें बस पद मिल जाओ, कोई विधानसभा में यदि किसी को नियुक्त कर लिया तो कम से कम ये 2-4 साल तक अपनी कोई मांग नहीं करते थे, ठीक है। ये पदों के भूखे थे, जो नरम विचार वाले लोग थे। जनता में विश्वास नहीं था। अधिकतर 1885 से 1905 तक कांग्रेस पर जो अधिकार था वो बुद्धिजीवी वर्ग का था। अब बुद्धिजीवी वर्ग में कौन होता है? वकील, पत्रकार, डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे। वकील, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोगों का अधिकार था कांग्रेस पे। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था, ये समझता था कि गरीब किसान या आम जनता वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। कांग्रेस में उन्हें शामिल होना या कांग्रेस को उनके साथ लेकर मतलब कांग्रेस को उन्हें अपने साथ लेकर चलना कोई आवश्यकता नहीं है उनकी, ठीक है। हम ही कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ जमींदार वर्ग के लोग जिनके पास पैसा था उस समय, जो बड़े बड़े साहूकार थे, वो ही कुछ कर सकते हैं, ऐसा ही मानते थे जो बुद्धिजीवी वर्ग था। तो जो नरमपंथी थे उन्होंने कभी ब्रिटिश सरकार के लिए मतलब कांग्रेस के साथ कभी भी भारतीय जनता का सहयोग नहीं लिया। जो आम जनता थी उसको अपने साथ नहीं लिया 1885 से 1905 तक। इसीलिए 1885 से 1905 तक कांग्रेस कुछ विशेष हासिल नहीं कर पाई, और इसीलिए 1905 तक कोई विशेष घटना भी नहीं है। 1905 तक कोई विशेष घटना नहीं है भारतीय इतिहास में। वैसे एक वर्ष में एक बार अधिवेशन करते थे, अधिवेशन में अपनी मांग रखते थे, कुछ प्रस्ताव पास करते थे। अधिवेशन में मांग भी ऐसी रखते थे कि वही सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में होनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार से कहते थे, प्रार्थना पत्र लिखे कि ब्रिटिश सरकार, आपने जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया है इसको हटा दीजिए। ऐसी मांग करते थे कि न्यायालय में भारतीयों की नियुक्ति कीजिए, ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति कीजिए। ऐसी इनकी सोच थी। ये ऐसा सोचते थे कि ब्रिटिश सरकार से हम प्रार्थना पत्र के माध्यम से हाथ जोड़कर अपनी मांग करेंगे, ब्रिटिश सरकार खुश हो जाएगी और खुश होकर हमें स्वराज दे देगी। तो 1905 तक भारतीय इतिहास में 1885 से 1905 तक कोई विशेष घटना नहीं है। क्यों नहीं है ये मैंने अभी बताया, क्योंकि आरंभ में कांग्रेस पर ऐसे लोगों का अधिकार था जो ब्रिटिश सरकार के भक्त बने हुए थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। इनकी जो उपलब्धि रही थी कांग्रेस की स्थापना में, जो आरंभ में नरम विचार वाले लोग थे, इन्होंने बस थोड़ा सा ये प्राप्त किया था कि 1905-1906 के आसपास इन्होंने स्वराज प्रस्ताव पारित किया था बस कांग्रेस में। मात्र इनकी एक ऐसी बड़ी उपलब्धि थी। बाकी इन्होंने ये ब्रिटिश सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया, और जब ये कांग्रेस जब इनके हाथ में थी तो ब्रिटिश सरकार इससे खुश थी। ब्रिटिश सरकार सोच रही थी चलो कम से कम कांग्रेस की स्थापना होने से हमारे खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे वो शांत हो गए, हमारे खिलाफ कम से कम विद्रोह तो नहीं हो रहे, कांग्रेस की स्थापना हो गई। क्योंकि जो नरम विचार वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो नरम विचार वाले लोगों से कहते थे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी विद्रोह करना हमारी मूर्खता है। यदि हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे तो ब्रिटिश सरकार हमें किसी भी प्रकार स्वराज नहीं देगी। हमें स्वराज दे सकती है ब्रिटिश सरकार की, हमें प्रशंसा करनी चाहिए, ब्रिटिश सरकार पे हमें विश्वास करना चाहिए, हमें ब्रिटिश सरकार को खुश करना है, अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाना है, हमें कानून के दायरे में रहकर अधिवेशन करना है। ऐसी इनकी सोच थी, इसीलिए कुछ विशेष हासिल नहीं कर पाए। तो जब
1905 आया। अब हम 1905 की घटना से शुरू करेंगे। तो 1905 में लगभग 5 या 6 में कांग्रेस कुछ समय के लिए उग्रवादी या गरम नेताओं के हाथ में चलेगी, और ये बंगाल विभाजन के दौरान की बात है। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस कुछ गरम विचार वाले नेताओं के हाथ में चली गई थी। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपनी बात को यहीं रोकते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले बंगाल विभाजन की। ठीक है, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन सबको पता है भाई, हमारा जो बंगाल है। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल विभाजन किसने किया। ठीक है, बंगाल विभाजन किसने किया, तो भाई बंगाल विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आता है 1899 में, और 1905 तक ये भारत का वायसराय रहता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 तक। पहला सवाल तो ये आएगा, बंगाल विभाजन किसने किया। इजी है, पता नहीं आए भी या ना भी आए, क्योंकि ये पुराने हो गए हो। बंगाल विभाजन होता है 1905 में, किया किसने, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक भारत का वायसराय रहा, 1899 से 1905 तक ये भारत का वायसराय रहा था। अब लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लॉर्ड कर्जन के बारे में जान लेते हैं, तब बताएंगे बंगाल विभाजन। तो भाई लॉर्ड कर्जन भारत में जितने भी अब तक वायसराय आए थे, जितने भी गवर्नर जनरल आए थे, उन सभी में सबसे अलोकप्रिय वायसराय था ये। अलोकप्रिय मतलब इसको कोई भी पसंद नहीं करता था, सबसे बदनाम, सबसे बेकार वायसराय रहा है लॉर्ड कर्जन भारतीय इतिहास में। लॉर्ड कर्जन बेकार बदनाम क्यों रहा है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने कुछ ऐसे निर्णय लिए, या अधिकतर ऐसे निर्णय लिए जिनका भारतीय जनता ने विरोध किया, या भारत के जो नेता थे, जो उस समय उभरे हुए नेता थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, नरमपंथी गरमपंथी, सभी ने इसकी नीतियों का विरोध किया था। इसने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनका भारतीय जनता ने विरोध किया, कुछ गलत निर्णय लिए। उन सभी निर्णयों में जो सबसे गलत निर्णय था, इसने जो सबसे गलत कदम उठाया था, वो था बंगाल विभाजन। इसने जितने भी गलत कार्य किए, उनमें इसका सबसे बड़ा गलत कार्य था बंगाल का विभाजन करना, और बंगाल के विभाजन का विरोध किया सबने, चाहे वो गरमपंथी हो, चाहे वो नरमपंथी हो। ठीक है, सबने बंगाल विभाजन का विरोध किया। तो इसका सबसे गलत काम, सबसे बुरा काम भारतीय इतिहास में बंगाल विभाजन था। लॉर्ड कर्जन ने कुछ अच्छे काम भी करे थे, लॉर्ड कर्जन ने कुछ अच्छे काम भी करे, लेकिन उसके बंगाल विभाजन ने उसके सभी अच्छे कामों पर पानी फेर दिया। जितने भी उसने अच्छे काम करे, उसके एक बुरे काम ने, भाई कोई भी व्यक्ति कितना ही अच्छा कार्य कर दो, लेकिन यदि उसने एक गलत कार्य कर दिया तो उसके अच्छे कार्य सारे ढक जाएंगे। और यदि व्यक्ति कितना भी बुरा काम करे और उसने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, तो उसके बुरे काम ढक जाते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे अच्छे काम भी करे थे, परंतु बंगाल विभाजन ने उसके सारे अच्छे कामों पर पानी फेर दिया था। अब उसने अच्छे कार्य कौन कौन से करे थे, तो लॉर्ड कर्जन ने 1900 ईस्वी में, 1899 में आया था। जब ये आया था तो उस समय बंगाल में अकाल पड़ा था, सूखा के कारण बंगाल में सूखा पड़ गई, और बंगाल में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। किसान को सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था नहीं हो पाई। ठीक है, तो अकाल में किसानों को सहायता देने के लिए 1900 ईस्वी में अकाल आयोग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। अकाल आयोग की स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में। अकाल आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, तो अकाल आयोग स्थापित हुआ था एंटनी मैकडोनाल्ड। अकाल आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था, एंटनी मैकडोनाल्ड। इसके बाद अकाल आयोग क्यों गठित किया था,
कि अकाल पड़ गया, किसानों को इससे कुछ सहायता मिली थी, इससे कुछ सहायता दी गई थी अकाल आयोग से। ठीक है। इसके बाद 1901 ईस्वी में भाई लॉर्ड कर्जन जानता था कि अकाल कब पड़ता है, अकाल की स्थिति कब पैदा होती है, वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती है तब अकाल की स्थिति पैदा होती है। वर्षा नहीं हो रही तो इसने सिंचाई की व्यवस्था कराने के लिए, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है तो सिंचाई से फसलों को पानी मिल जाएगा तो फसल सूखेंगी नहीं, फसल नहीं सूखेंगी तो फिर अकाल की स्थिति पैदा नहीं होगी। तो इसीलिए इसने 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी, या सिंचाई आयोग गठित किया था। सिंचाई आयोग भारत में जो गठित किया था, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1901 ईस्वी में। सिंचाई आयोग जो गठित किया था वो क्या था, सर स्कॉट मनक्रिफ की अध्यक्षता में। सर स्कॉट मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। आपसे बस ये पूछा जा सकता है, अध्यक्षता तो नहीं पूछी जाएगी, कि अकाल आयोग कब गठित हुआ, 1900 में। सिंचाई आयोग कब गठित हुआ, 1901 में। किसने गठित किए थे, इनकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसके बाद 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग की स्थापना हुई। पुलिस आयोग, अब ये भी पूछा जा सकता है पुलिस आयोग कब गठित हुआ, 1902 में। किसने गठित किया, उत्तर यह हुआ लॉर्ड कर्जन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। पुलिस आयोग क्यों गठित किया था, प्रांतों में देखरेख के लिए। प्रांतों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको अच्छी करने के लिए तथा प्रांतों में देखरेख के लिए ये पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी 1902 में। इसके अध्यक्ष जो थे पुलिस आयोग के वो एंड्रयू फ्रेजर थे। 1902 में ही एक और कार्य किया था लॉर्ड कर्जन ने, सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ था जिसका नाम था विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग कब गठित हुआ था, 1902 में। ये आयोग क्यों गठित हुआ था ये भी बताएंगे। इस विश्वविद्यालय आयोग ने सिफारिश दी, अपनी एक रिपोर्ट दी 1904 में। इस रिपोर्ट के आधार पर एक कानून लाया गया जिसका नाम था विश्वविद्यालय अधिनियम। अब सवाल आता है विश्वविद्यालय अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। वायसराय कौन था जिसने पारित कराया था, लॉर्ड कर्जन। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में लॉर्ड कर्जन ने सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में। अब ये विश्वविद्यालय अधिनियम क्यों लाया गया, तो वही जो बंगाल था, बंगाल भारत में राष्ट्रीयता का केंद्र था। राष्ट्रीयता का अर्थ होता है बंगाल के लोगों में भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रेम था। वो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा बहिष्कार कर रहे थे, उनके अंदर से सबसे ज्यादा चेतना जाग रही थी कि भारत हमारा देश है और अंग्रेज यहाँ पे शासन क्यों कर रहे हैं। अंग्रेजों के सबसे ज्यादा शत्रु जो पैदा हुए थे वो बंगाल में हुए थे। तो बंगाल के जो युवा थे जो स्कूल कॉलेजों में जाते थे उनमें राष्ट्रीयता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो कहीं वो कॉलेज स्कूल वाले युवा अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह ना कर दें, उनके जो राष्ट्रीय एकता थी, जो राष्ट्रीयता थी उसको बढ़ाने, उसको दबाने के लिए, राष्ट्रीयता पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया गया। ये इसलिए लाया गया ताकि जो उनमें चेतना जाग रही थी युवाओं में उसको प्रतिबंधित करने के लिए कि वो कहीं आक्रमण ना कर दें, विद्रोह ना कर दें, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई कदम ना उठा दें, उन पर प्रतिबंध लगाया गया था इस अधिनियम के तहत 1904 में।
1902 में विश्वविद्यालय आयोग स्थापित किया गया। इस आयोग ने सिफारिश थी 1904 में, तब विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया लॉर्ड कर्जन की सरकार में। इसके बाद 1903 में 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी। 1903 में पुलिस आयोग में सीआईडी को शामिल किया गया या सीआईडी विभाग की स्थापना की गई। सीआईडी गुप्तचर संस्था, ये 1903 में शामिल की गई थी पुलिस आयोग में। इसके अलावा पूछ रहा है कृषि आयोग की स्थापना किसने की थी, या कृषि विभाग भारत में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। कृषि विभाग भारत में लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापित किया गया था। जो लॉर्ड कर्जन था वो इतिहास का प्रेमी था। जितने भी गवर्नर जनरल आए थे उनमें सबसे ज्यादा जानकारी इतिहास के बारे में वो लॉर्ड कर्जन को थी। लॉर्ड कर्जन को इतिहास से विशेष लगाव था, इसीलिए उसने भारत की जो ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे ताजमहल है, लाल किला है, जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी मरम्मत कराने के लिए, ताकि वो ऐसे ही भारत में बने रहें, उनको कोई नुकसान ना हो, उनकी मरम्मत कराने के लिए एक कानून बनवाया या एक कानून पारित कराया जिसका नाम था स्मारक अधिनियम। स्मारक अधिनियम। स्मारक अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1904 में। इसके तहत जितनी भी प्राचीन इमारतें थी जैसे ताजमहल, लाल किला और भी हैं, बुलंद दरवाजा, बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है भारत में, उन सब की मरम्मत कराई गई थी। जिनमें नुकसान हो रहा था, जिसकी इमारत को क्षति पहुंच रही थी, उनकी मरम्मत कराई गई थी इस अधिनियम के तहत। एक सवाल और आता है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग की स्थापना भारत में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। या पुरातत्व विभाग किसने स्थापित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। पुरातत्व विभाग क्या है? तो भारत की प्राचीन स्थलों की खोज करता है पुरातत्व विभाग। जैसे पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जब जॉन मार्शल थे तब सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। तो इसका काम है प्राचीन स्थलों की खोज करना। जो पुरातत्व विभाग है ये किसने स्थापित किया था? लॉर्ड कर्जन ने स्थापित किया था। लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे कार्य कराए थे ऐसे, लेकिन लॉर्ड कर्जन का जो एक कार्य था जिसने इसके सारे कार्यों पर पानी फेर दिया, उस कार्य का नाम था बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन जब बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का नहीं, उसका भारत का जब वायसराय था, गवर्नर जनरल था, तो इसने कहा था कि मैं गवर्नर जनरल के पद से जब रिक्त होऊंगा, जब पद से मैं मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जब पद से हटा दिए जाएंगे तो उसके बाद मैं बंगाल निगम का महापौर बनना पसंद करूंगा। ऐसा इसने कहा था कि भारत में रहना पसंद करूंगा, और वो भी स्पेशल बंगाल में। जब यहाँ से मैं बंगाल जो मैं रिक्त होऊंगा अपने पद से, जो मैं वायसराय हूँ, तो मैं बंगाल में रहना पसंद करूंगा, बंगाल नगर निगम का महापौर बनूंगा मैं, ऐसा इसने कहा था। तब इसके बंगाल विभाजन को देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ या बंगाल विभाजन क्यों किया गया। बंगाल विभाजन, सबसे पहला सवाल आता है कि बंगाल का लॉर्ड कर्जन ने विभाजन क्यों किया? क्या कारण आया कि जो बंगाल का विभाजन करना पड़ा, या फिर बंगाल विभाजन जरूरी ही क्यों था? तो वही बंगाल विभाजन के बारे में जानने से पहले उस समय बंगाल की स्थिति क्या थी ये पता होना आवश्यक है। उस समय बंगाल में कौन कौन से प्रांत थे, क्या स्थिति थी, क्या जनसंख्या थी बंगाल में, कौन से धर्म के लोग कहाँ रह रहे थे। तो उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। प्रांत का अर्थ राज्य से होता है। जैसे वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, उस समय सबसे बड़ा प्रांत, जैसे आज भारत का राजस्थान है, उस समय बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था भारत का। भारत का सबसे बड़ा प्रांत होता था उस समय बंगाल। उस समय के बंगाल में आज का बांग्लादेश पूरा, उड़ीसा, आज का बिहार और पश्चिम बंगाल, इन सबको मिलाकर बंगाल प्रांत कहते थे। बांग्लादेश जो कि आज वर्तमान में अलग देश है, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल,
इन सबको मिलाकर क्या कहते थे? इन सबको मिलाकर कहते थे बंगाल। तो बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो बंगाल की जनसंख्या 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ 85 लाख के आसपास थी। बंगाल में उस समय लगभग 7 करोड़ 85 लाख जनसंख्या थी जब इसका विभाजन किया गया। अब बंगाल के अंतर्गत असम भी पहले बंगाल के अंतर्गत ही आता था, लेकिन 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया था। असम अलग हो गया था 1874 में, पहले बंगाल के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, 7 करोड़ 85 लाख उस समय बंगाल की जनसंख्या थी। ये प्रांत उस समय, आज जो प्रांत है ये उस समय, क्या बांग्लादेश भी उस समय बंगाल में आता था। अब सवाल ये है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया? ये होगी बंगाल विभाजन के समय बंगाल की स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी, बंगाल का विभाजन क्यों किया लॉर्ड कर्जन ने? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी लॉर्ड कर्जन को? तो भाई बंगाल कांग्रेस का सम्मेलन का या कांग्रेस की जितनी भी नीति बनाई जाती थी सबकी उत्पत्ति बंगाल से होती थी। कांग्रेस के सम्मेलनों का जो मुख्य केंद्र था वो बंगाल था। ठीक है, कोई भी विचारधारा वो कलकत्ता या बंगाल से ही उत्पन्न होती थी। ठीक है, तो जो बंगाल था, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण बताया कि प्रशासनिक असुविधा। प्रशासनिक असुविधा बंगाल का कारण बताया लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत है और इतने बड़े प्रांत को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहा है। ये ज्यादा बड़ा प्रांत है, इसीलिए हम इसको 2 भागों में तोड़ देते हैं और दोनों भागों के लिए अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जो बंगाल को सही सुविधा दे सकते हैं। मतलब बंगाल का प्रशासन एक गवर्नर नहीं चला पा रहा है। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन करा तो उससे पूछा गया कि आप बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हो? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण बताया कि मैं बंगाल विभाजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का विभाजन नहीं चला पा रहा है, मतलब बंगाल का शासन ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहा है और असुविधा हो रही है, इसलिए बंगाल का विभाजन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर समझाना पड़ेगा भाई। तो पूरे भारत के लिए, जो पूरा भारत का शासन जिसके हाथ में था, जो सबसे बड़ा पद था वो वही वायसराय का था, जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था, जैसे कि लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय था। तो भारत में जो सबसे बड़ा पद था उस समय वो लॉर्ड कर्जन का था। मान लो आज के समय का प्रधानमंत्री था उस समय लॉर्ड कर्जन, ठीक है, या राष्ट्रपति मान लो। ठीक है, और जो प्रांत होते थे, प्रांतों में प्रत्येक प्रांत के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। तो बंगाल प्रांत के लिए भी उस समय एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, और जैसे मान लो आज राज्य मुख्यमंत्री होते हैं, उस समय प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर वायसराय के अधीन रहकर प्रांतों का शासन चलाते थे, जैसे आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन रहकर चलाते हैं। ठीक है, तो बंगाल में भी उस समय एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका नाम था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल में, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था विभाजन के तहत? तो बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय कौन था बंगाल विभाजन हुआ जब? तो उनका नाम था नाम थोड़ा कठिन है, सर एंड्रूज हेंडरसन। ठीक है, सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर, ये इनका पूरा नाम था। ये उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अर्थात बंगाल का शासन ये चला रहे थे लॉर्ड कर्जन के अधीन रहकर। ठीक है, तो पूरे बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था जो वायसराय के अधीन रहकर शासन चलाता था। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े प्रांत को अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहा है, ये ठीक प्रकार से शासन नहीं चला पा रहा है, इसलिए हम
बंगाल को 2 भागों में बांट देते हैं और दोनों भागों के लिए अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर देंगे, जिससे अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल को अच्छी सुविधा दे पाएंगे। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया, आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे प्रशासनिक असुविधा बताया कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल को सही सुविधा नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परंतु वास्तव में बंगाल के विभाजन का कारण ये नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने तो यही बताया, हमारी दृष्टि से, भारतीयों की दृष्टि से बंगाल के विभाजन का कारण ये नहीं था, कुछ वास्तविक स्थिति और थी। वास्तविक स्थिति कुछ और ही थी बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन की स्थिति ये थी, मान लो ये बंगाल है, तो जो बंगाल था उसके पश्चिमी भाग में, जो बंगाल था उसके पश्चिमी भाग में, ठीक है, जो बंगाल विभाजन था उसके पश्चिमी भाग में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, इसमें हिंदू अधिक थे, ठीक है, हिंदू इसमें अधिक थे और इसमें मुस्लिम अधिक थे, जो पूर्वी था, ठीक है, इसमें मुस्लिम अधिक थे। तो लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो बंगाल में जो राष्ट्रीयता बढ़ रही थी, राष्ट्रीय एकता थी, हिंदू मुस्लिमों में जो एकता थी उसको समाप्त करना था। हिंदू मुस्लिमों में यहाँ पर एकता थी, विभाजन करके इनको समाप्त करना ही बंगाल विभाजन का कारण था। वास्तव में बंगाल विभाजन का कारण जो था, हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना, भारत में जो राष्ट्रीय एकता थी उसको समाप्त करना, धार्मिक आधार पर बंगाल विभाजन करके हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना चाहता था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य जो था, भारत की राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना था। लेकिन उसने क्या कारण बताया कि भाई बंगाल में बड़ा प्रांत है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इसे अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहा है, परंतु वास्तव में कारण हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना था। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि जो पश्चिमी बंगाल है जिसमें हिंदुओं की संख्या अधिक थी, बंगाल का जो पश्चिमी भाग था जिसमें हिंदुओं की संख्या अधिक थी, उसे अलग कर दिया जाएगा, और जो पूर्वी बंगाल है जिसमें मुस्लिमों की संख्या अधिक थी उसे अलग कर दिया जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन ने ये कारण बताया। और भाई इस बंगाल विभाजन में भारत की राष्ट्रीय एकता कैसे समाप्त हो रही थी, आप ये भी समझ लो। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना के समय से ही अंग्रेज सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में, जो अहमद खां थे, मैंने आपको पीछे बताया है, उनके नेतृत्व में मुस्लिमों को कांग्रेस के विरुद्ध भड़का रहे थे। वो सर सैयद अहमद खां से कह रहे थे कि कांग्रेस में शामिल मत होने दो मुस्लिमों को, ठीक है, कांग्रेस को कमजोर करना चाह रहे थे अंग्रेज। तो अहमद खां ने मुस्लिमों से कहा कि भाई ये हिंदुओं का दल है, हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं का राजनीतिक दल है, आप इसमें शामिल मत हो, तुम्हारा इसमें शामिल होने से कुछ भी लाभ नहीं है, तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं हिंदू, और जैसे ही भारत आजाद हो जाएगा हमारे जो अधिकार हैं उनका जो है बहुत बुरा हमारी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। यदि अंग्रेज भारत से चले गए, जब तक अंग्रेज भारत में है तब तक ही हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, नहीं तो हमारी कदर बिगड़ जाएगी, हम असुरक्षित हो जाएंगे यदि भारत आजाद हो गया। ऐसा सर सैयद अहमद खां मुस्लिमों से कह रहे थे कि अंग्रेजों के प्रति भक्ति बढ़ाओ, अंग्रेजों के भक्त बनो, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह मत करो, बल्कि ब्रिटिश सरकार की पूजा करो वास्तव में, तो ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार के भक्त बनाने की तैयारी कर रहे थे अहमद खां मुस्लिमों को। तो अहमद खां ने मुस्लिमों को समझाया, इस समय के बाद जब बंगाल विभाजन की बात चल रही थी, ठीक है, तो मुस्लिमों को समझाया, किसने, अहमद खां ने, कि हम जहां भी रहेंगे हम में एकता होनी चाहिए। मुस्लिमों से कहा हम जहां भी रहें हम में एकता होनी चाहिए, हम बिखरने नहीं चाहिए, ठीक है। हम जहां भी रहें अधिक संख्या में रहें, और जितने हम अधिक संख्या में रहेंगे ना उतने ही हम अपने अधिकारों का आसानी से प्राप्त करेंगे। हम जहां भी अधिक संख्या में रहेंगे उतनी ही आसान से हम अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे, और हम में एकता होनी चाहिए,
हमें कभी भी बिखरना नहीं है, हमें कभी भी टूटना नहीं है। मुसलमानों को ऐसे समझा रहे थे अहमद खां अंग्रेजों के कहने से कि हम जहां भी जाएं हम अधिक संख्या में जाएं और हमें एकता ऐसे ही बनी रहे। तो बंगाल विभाजन के तहत लॉर्ड कर्जन ने कहा था जो पूर्वी बंगाल है जिसमें मुस्लिमों की संख्या अधिक है उसको हम अलग कर देंगे। अब मुस्लिम लोग इससे खुश थे। समझ में आना मैंने क्या बताया? मुस्लिम लोग क्यों खुश थे? क्योंकि मुस्लिम लोगों की जो मान्यता थी वो ये थी कि हम जहां भी जाएं अधिक संख्या में जाएं। सारे मुस्लिमों के लिए अलग प्रांत बनाया जा रहा तो इनकी अधिक संख्या, जब इनके लिए अलग प्रांत बन जाएगा तो ये अपने अधिकारों की मांग आसानी से कर सकते हैं। तो मुस्लिम बंगाल विभाजन से खुश थे क्योंकि इनके लिए एक अलग प्रांत बनाया जा रहा था जिससे ये अपने अधिकारों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उधर हिंदू जो कि पश्चिमी बंगाल का जो पश्चिमी भाग था उसमें हिंदू ज्यादा थे, तो हिंदू बंगाल विभाजन से नाराज थे, ये इसका विरोध कर रहे थे। ये इसलिए नाराज थे क्योंकि हिंदू जानते थे कि बंगाल विभाजन होने से लॉर्ड कर्जन जो है भारत में बंगाल विभाजन इसलिए कर रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो समाप्त हो जाए, भारत की जो राष्ट्रीय एकता है वो नष्ट हो जाए, इसलिए बंगाल विभाजन कर रहा है। तो हिंदू इसका विरोध कर रहे थे और मुस्लिम इसका समर्थन कर रहे थे। और लॉर्ड कर्जन इस बात को जानता था कि यदि मैं बंगाल का विभाजन करता हूं धार्मिक आधार पर हिंदुओं को अलग और मुस्लिमों को अलग, तो हिंदू इसका विरोध करेंगे और मुस्लिम इसका समर्थन करेंगे। और जब हिंदू विरोध करेंगे और मुस्लिम समर्थन करेंगे तो मुस्लिम सोचेंगे पता नहीं हिंदुओं को क्या हो रहा है भाई, हमारे लिए अलग प्रांत बन रहा है और भारत में इतने सारे प्रांत हैं और एक प्रांत बन जाएगा तो कैसी दिक्कत आ रही है। ठीक है, भारत में इतने प्रांत हैं और हमारे लिए जब अलग एक प्रांत बन जाएगा तो इससे हिंदुओं को क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, हिंदुओं में प्लस कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल थे, कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है एक और प्रांत बन जाए तो कांग्रेस को और हिंदुओं को प्रांत बनने से दिक्कत नहीं थी, बल्कि लॉर्ड कर्जन मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग कर रहा था, मुस्लिमों के हितों को हिंदुओं से अलग कर रहा था। कांग्रेस के लोगों को और हिंदुओं से इससे दिक्कत थी कि लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीयता का अंत कर रहा है। ठीक है, उन्हें बंगाल विभाजन से प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार पर जो किया जा रहा था इससे प्रॉब्लम थी हिंदू धर्म के लोगों को। तो इन्होंने इसका विरोध किया और इन्होंने इसका समर्थन किया। और जब दोनों ने इसका विरोध और समर्थन किया तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि यदि ये इसका समर्थन करेंगे और यदि ये इसका विरोध करेंगे तो इनमें आपस में ही झगड़ा हो जाएगा और ये आपस में एक दूसरे से मार काट करने लगेंगे और जो राष्ट्रीय एकता है भारत की वो समाप्त हो जाएगी। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य समझ में आ गया, धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन करना बंगाल का और राष्ट्रीय एकता को समाप्त करना था। ठीक है, अब राष्ट्रीय एकता तो समाप्त नहीं हो पाई थी। अब सवाल आते हैं कुछ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया भाई वो लिया था 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन ने क्या लिया, निर्णय लिया। अभी बंगाल विभाजन हुआ नहीं, अभी सिर्फ बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, 19 जुलाई 1905 को उसने निर्णय लिया। ठीक है, जब बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन ने निर्णय लिया तो इसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता लिखने भूल गए। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक बुलाई गई, कांग्रेस के लोग भी शामिल थे उसमें। 19 जुलाई 1905 को इसने बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया लॉर्ड कर्जन ने कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। इस प्रकार इसने बताया कि हिंदुओं के लिए पश्चिमी वाला और मुस्लिमों के लिए पूर्वी वाला अलग अलग कर दिए जाएंगे। इस बात को लेकर चिंता जताते हुए 7 अगस्त 1905 को एक बैठक बुलाई गई कलकत्ता के टाउन हॉल में। और इस बैठक में 2 प्रस्ताव पास किए गए। एक का नाम था बहिष्कार प्रस्ताव, ये बहुत ही जरूरी पे है भाई। और दूसरा था स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन, चलो प्रस्ताव लिखा देते हैं, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव। ये 2 प्रस्ताव पास किए गए भाई। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को बैठक बुलाई जिसमें
कांग्रेस के लोगों ने और कुछ अन्य सदस्यों ने वास्तव में इस बैठक का समर्थन किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 प्रस्ताव पास किए गए, बहिष्कार प्रस्ताव और स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार प्रस्ताव का अर्थ है चेतावनी दी गई लॉर्ड कर्जन को। इसमें वास्तव में लॉर्ड कर्जन के खिलाफ 2 प्रस्ताव पास किए गए। कांग्रेस के लोगों ने जो बैठक हुई थी इसमें कहा कि यदि आपने बंगाल विभाजन कर दिया, अभी तो निर्णय लिया है, करा तो नहीं है, आपने बंगाल विभाजन कर दिया तो हम बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार का अर्थ आपके जो अंग्रेजी कपड़े हैं उनको जलाएंगे, अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, हम अदालतों का बहिष्कार करेंगे, स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करेंगे, विधानसभाओं का बहिष्कार करेंगे, हम आपके किसी भी नीति में शामिल नहीं होंगे, सबका हम बहिष्कार कर देंगे। दूसरा स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव, हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। स्वदेशी आंदोलन हम भारत में जगह जगह यात्रा करेंगे, जगह जगह हम धरने देंगे कि भाई जितनी भी हो सके अधिक से अधिक अपने देश में की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करो, जो इनकी अंग्रेजों की वस्तुओं उनके प्रयोग को रोक दो। स्वदेशी आंदोलन यही था कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपनी वस्तुओं का प्रयोग करो, अपने आप वस्तु बनाओ और उनका उपयोग करो, अंग्रेजी वस्तुओं पर निर्भर मत रहो। ये स्वदेशी आंदोलन अभी विस्तार से चर्चा होगी स्वदेशी आंदोलन पर, इसके जस्ट बाद स्वदेशी आंदोलन की वीडियो होगी, कल हो जाए या फिर आज हो जाए, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार का प्रस्ताव भाई पास कर दिया 7 अगस्त को। भाई बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, ये मत कहना वीडियो लंबी हो गई। आपकी एक बार समझ में आ जाए तो जगह जगह न पढ़ने से एक जगह ही पढ़ लो, ठीक है। जगह जगह मत पढ़ो, बार बार अन्य किताब मत पढ़ो, अनेक किताब मत पढ़ो, एक वीडियो पढ़ो, एक वीडियो देखो बस, ठीक है। ये समझ लो बस मेरा लक्ष्य है। 7 अगस्त 1905 को अब चेतावनी दे दी गई इसमें, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रोका नहीं, कोई बात नहीं है, वो डराएगी। उसने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन करने की घोषणा कर दी, या फिर विभाजन हो गया, विभाजन हो गया, याद रखो बस। बंगाल का विभाजन हो जाता है भाई 16 अक्टूबर 1905 को। मेरे भाई में से किसी ने यदि चकबंदी अधिकारी का एग्जाम दिया हो 2019 में, 20 तो कोरोना में चलेगी, तो उसमें ये वाला सवाल आया था बंगाल विभाजन कब हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो जाता है, कोई बात नहीं। जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन कर दिया गया, कैसे कैसे कर दिया गया, ये बंगाल और बंगाल का जो पश्चिमी वाला भाग था जिसमें हिंदू ज्यादा थे उसे मिलाकर, और इसके तहत हम कह सकते हैं, इसके तहत लाए गए उड़ीसा, बिहार, ठीक है, इनको मिलाकर बना दिया गया भाई पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बना दिया गया, जिसकी राजधानी रख दी गई है भाई कलकत्ता, ठीक है। ये होगी कलकत्ता इसकी राजधानी या मुख्य केंद्र, मुख्यालय बना दिया कलकत्ता। इधर जो पूर्वी बंगाल था, जो पूर्वी बंगाल था उसमें असम शामिल किया गया, और बंगाल का पूर्वी भाग, बंगाल का पूर्वी भाग, ठीक है। बंगाल का पूर्वी भाग, यहाँ पे बंगाल का पश्चिमी भाग था, बंगाल का पश्चिमी भाग, ठीक है। इनको मिलाकर बना दिया गया भाई पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल इनको मिलाकर बना दिया गया, और इसकी जो राजधानी रख दी गई वो रख दी गई भाई ढाका, इसकी राजधानी या मुख्य केंद्र, मुख्यालय इसका बना दिया गया। तो बंगाल का विभाजन कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो इस दिन जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल में शोक के दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। पूरे बंगाल में शोक हो गया भैया, शोक सब लोगों को, सब लोग शोक में पड़े गए, मतलब डिप्रेशन में चले गए, शोक दिवस मनाया गया बंगाल में। परंतु रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव देने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भाई आप शोक दिवस क्यों मना रहे हो, शोक दिवस मनाओगे तो हमारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, और ब्रिटिश सरकार सोचेगी कि हमारा जो बंगाल विभाजन वो सफल हो गया, हमें बंगाल विभाजन को असफल करना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन को असफल करने के लिए सभी से अपील करी कि आप शोक दिवस मत मनाओ, बल्कि इसे राखी दिवस के रूप में मनाओ, इसे राखी दिवस मनाओ। बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम इसे शोक दिवस के रूप में नहीं मनाएंगे, हम इसे राखी दिवस के रूप में मनाएंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने से, इनके सुझाव से बंगाल की जनता ने
एक दूसरे के कलाइयों में राखी बांधी, एक दूसरे की कलाइयों में राखी बांधकर राखी दिवस मनाया। राखी दिवस मनाने का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को यह जताना कि आपने बंगाल विभाजन किया, परंतु अभी भी हमारी जो एकता है उसका आप कुछ नहीं उखाड़ पाए। ठीक है, हमारी एकता आज भी ऐसी ही बनी हुई है, आप उसका कुछ भी नहीं कर पाए। आपने चाहे बंगाल विभाजन कर दिया, परंतु आज भी हमारी एकता ऐसे ही बनी हुई है। राखी दिवस इसलिए इसमें मनाया गया। भाई बंगाल विभाजन हो गया, राखी दिवस मन गया। अब आपको समझ में आया बंगाल विभाजन क्यों किया, कैसे हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण, ठीक है, बंगाल विभाजन का जो वास्तविक कारण था वो क्या था, वो हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करने के उद्देश्य से बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन का जो वास्तविक कारण था हिंदू मुस्लिम एकता, इसके बारे में कैसे पता चला, चलो ये भी बता देते हैं। तो उस समय एक अंग्रेज थे जिनका नाम था रिजले, जेम्स रिजले, ऐसा इनका नाम था, जेम्स रिजले। तो जो रिजले थे ये उस समय राज्य सचिव थे, ये राज्य सचिव थे उस समय। रिजले कौन थे, रिजले थे राज्य सचिव। ठीक है, तो जो रिजले थे राज्य सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे, और रिजले ने उस समय लॉर्ड कर्जन को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लॉर्ड कर्जन से कहा कि आप धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दीजिए, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रीय एकता ज्यादा ही बढ़ रही है, इसे हमें रोकना होगा, इस पर प्रतिबंध लगाना होगा। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाने का एक उपाय है कि आप धार्मिक आधार पर बंगाल को दो भागों में बांट दिए, पूर्वी बंगाल को अलग कर दो, पश्चिम बंगाल को अलग कर दो, बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दो, धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दो। ये रिजले ने सुझाव दिया, और रिजले के कहने से ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का धार्मिक आधार पर विभाजन किया। किसके कहने से किया, रिजले के कहने से। रिजले कौन था, राज्य सचिव था। इसने एक पत्र लिखा था, और वो पत्र आज भी है, वो पत्र आज भी है जो रिजले ने लिखा था। और वास्तव में उस पत्र को पढ़कर ही पता चला है कि लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन करने का वास्तविक कारण क्या था, भारत की राष्ट्रीय एकता को समाप्त करना। उस पत्र में ऐसा लिखा हुआ था, जिसको पढ़ने पर पता चला है कि लॉर्ड कर्जन वास्तव में बंगाल विभाजन क्यों करना चाहता था, भारत की राष्ट्रीय एकता को समाप्त करने के लिए रिजले ने यह पत्र लिखा था। तो भाई ये बंगाल विभाजन, अब बंगाल विभाजन हो गया, कोई बात नहीं। भारतीयों ने इन्हें चेतावनी दी थी लॉर्ड कर्जन को 7 अगस्त 1905 को, यदि तुमने बंगाल विभाजन कर दिया तो हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो भारतीयों ने भी अपना काम शुरू कर दिया, भारतीयों ने अपना काम शुरू कर दिया, स्वदेशी आंदोलन छेड़ दिया। अगले वीडियो में हम स्वदेशी आंदोलन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वदेशी आंदोलन छेड़ दिया। स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था अब तक का, भारत का अब तक का ऐसा आंदोलन था जो पूरे देश में फैला था। स्वदेशी आंदोलन भारत का ऐसा आंदोलन था अब तक का, या कह सकते हैं पहला आंदोलन था इस समय का। इससे पहले कोई भी आंदोलन पूरे भारत में नहीं फैला था, स्वदेशी आंदोलन पहला आंदोलन था जो पूरे भारत में फैला था। और ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन चलेगा बंगाल विभाजन के बाद, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, पहली बार महिलाएं इस आंदोलन में धरने पर बैठी थी। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन को लेकर गर्मपंथी और नरमपंथियों में भी झगड़ा होगा भाई, आप बस देखते रहिए। और यह बंगाल विभाजन आगे जाकर रद्द भी होगा 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने आएंगे, भारत के एक वायसराय आएंगे जो बंगाल विभाजन को रद्द करेंगे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ। अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक करें भाई। थोड़ी ऐसा है आगे मैं वीडियो अपलोड कर भी सकता हूँ भाई, थोड़ी तबीयत खराब है आज, इसलिए थोड़ा मैंने सोचा चलो भाई कर देते हैं एक वीडियो अपलोड, बाकी दिक्कत है। ठीक है, तो भाई देखते रहिए।